फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। EMCSC एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और अब आप लोगों को बायोलॉजी के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अभी तक हम लोग बायोलॉजी के कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन में एकदम अभ्यस्त हो गए होंगे और आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। अब साइंस से आने वाले कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम्स में हो, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसी क्रम में चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज भी हम लोग का उसी चैप्टर से है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान से ही है। उसमें आज हम रोपण पौधे के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। चाय के पौधे को किस देश से लाया गया था? आपको बताना है चाय के पौधे को किस देश से लाया गया था। पहला ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है चीन, थर्ड ऑप्शन है ब्राज़ील, फोर्थ ऑप्शन है आपका कनाडा। तो आपको बताना है कि चाय के पौधे को किस देश से लाया गया था। तो चलिए फटाफट आंसर दीजिए, चाय के पौधे को कहाँ से लाया गया था। तो चाय जो होता है आपका, ये अल्कोहलीय पेयों में से चाय सबसे अधिक प्रचलित होता है और विश्व की जो है आधी से अधिक आबादी को चाय की लत लग गई है। और चाय का उत्पादन जो है भारत में पहली बार 1840 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयत्नों के फलस्वरूप परीक्षण के रूप में शुरू किया गया था। और चाय के पौधे को जो है चीन या हिंद चीन से मंगाया गया था। और इसकी खेती जो है असम घाटी, दार्जिलिंग और नीलगिरी की पहाड़ियों पर की गई है। और चाय के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इसके लिए हानिकारक होता है। इसीलिए चाय के जो बाग होते हैं ये 600 से 1800 मीटर की ऊंचे पहाड़ी की जो ढाल होते हैं उस पर मिलते हैं। और चाय का जो उत्पत्ति केंद्र है ये चीन है। चाय की जो जलवायु है वो उष्णार्द्र है और इसके लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इसके लिए वर्षा की जो आवश्यकता होती है 125 से 150 सेंटीमीटर होती है। चाय के लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है वो लेटेराइट मिट्टी होती है। और चाय के जो बोने का समय होता है वो अक्टूबर और नवंबर होता है। और उसके पत्तियाँ चुनने का जो समय होता है वो अप्रैल से अक्टूबर होता है। और पत्ती चुनने की जो संख्या होती है वो 3 बार होती है। और चाय जो है ये ठंडी हवा या ओला के कारण ये हानिकारक हो सकता है। और चाय की झाड़ियों की वृद्धि जो होती है पूरे वर्ष एक समान नहीं रहती है। इसमें सक्रिय या अल्प वृद्धि की अवस्थाएं एकांतर क्रम में दर्शित होती रहती हैं। तो चाय के पौधे को किस देश से मंगाया गया था? तो चाय के पौधे को चीन से मंगाया गया था, या हिंद चीन भी कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा। चाय की पत्ती देख लीजिए, चाय की पत्ती इस तरह से होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी भारत में पत्तियां वर्ष में कितनी बार चुनी जाती हैं? उत्तरी भारत में पत्तियां एक वर्ष में कितनी बार चुनी जाती हैं? 5 से 6 बार, 4 से 5 बार, 3 से 4 बार, 7 से 8 बार। तो आपको बताना है कि उत्तरी भारत में पत्ती कितनी बार चुनी जाती है। तो फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो चाय का उत्पत्ति केंद्र मैंने बताया कि चीन या हिंद चीन होता है। और इसकी खेती जो होती है असम घाटी, दार्जिलिंग, नीलगिरी की पहाड़ियों पर की जाती है। इसके लिए जो जलवायु होता है वो उष्णार्द्र होता है। इसके लिए तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और वर्षा जो है 125 से 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसकी मृदा लेटेराइट होनी चाहिए। और चाय की झाड़ियों की जो वृद्धि होती है पूरे वर्ष एक समान नहीं होती है। इसमें सक्रिय व अल्प वृद्धि की अवस्थाएं एकांतर क्रम में दर्शित होती रहती हैं। और पौधे से जो पत्तियां चुनने का कार्य है वो सक्रिय वृद्धि अवस्था के प्रारंभ में ही किया जाता है। उत्तरी भारत में पत्तियां वर्ष में 3 से 4 बार तोड़ी जा सकती हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। 3 से 4 बार ये पत्तियां चुनी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारत में पत्तियां लगभग कितनी बार चुनी जाती हैं? आपको बताना है कि दक्षिण भारत में पत्तियां लगभग कितनी बार चुनी जाती हैं। 10 से 15 बार, 20 से 25 बार, 25 से 30 बार, 30 से 40 बार। तो चलिए इसका आंसर फटाफट बता दीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि उत्तरी भारत में जो पत्तियां चुनी जाती हैं वो एक साल में 3 से 4 बार चुनी जाती हैं। और दक्षिण भारत की बात करें तो शीत ऋतु में वृद्धि कम होने के कारण पत्तियां चुनने का कार्य नहीं हो पाता है। और इसके विपरीत जो होती हैं ये दक्षिण भारत में, जैसे उत्तरी भारत में आप एक पत्तियां जो है 3 से 4 बार में तोड़ी जा सकती हैं, एक वर्ष में 3 से 4 बार तोड़ी जा सकती हैं। लेकिन जो शीत ऋतु पड़ता है तो उत्तरी भारत में इसकी वृद्धि, पत्तियों की वृद्धि कम हो पाती है, जिससे ये चुनने का कार्य नहीं हो पाता। और इसके विपरीत जो दक्षिण भारत होता है, दक्षिण भारत में लगभग पूरे वर्ष में 25 से 30 बार पत्तियां चुनी जाती हैं। और जब पौधे लगभग 5 वर्ष के होते हैं तब उनमें पहली फसल प्राप्त होती है। और पत्तियां चुनने का जो कार्य होता है वो हाथ या कैंची से किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? दक्षिण भारत में 25 से 30 बार एक वर्ष में पत्तियां चुनी जाती हैं और उत्तरी भारत में 3 से 4 बार पत्तियां चुनी जाती हैं। ओके, क्योंकि शीत ऋतु में यहाँ पे पत्तियां कम विकसित होती हैं इसी वजह से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक कुशल चयनकर्ता प्रतिदिन कितनी पत्तियां तोड़ लेता है? एक कुशल चयनकर्ता प्रतिदिन कितनी पत्तियां तोड़ लेता है? 20 केजी, 50 केजी, 60 केजी, 25 केजी। तो चलिए बता दीजिए कि एक कुशल चयनकर्ता एक दिन में कितनी पत्तियां तोड़ लेता है। तो एक कुशल चयनकर्ता जो होता है एक दिन में 50 किलो
केजी जो है से भी ज़्यादा पत्तियां तोड़ लेता है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। और चाय के बारे में तो बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि चाय की जो उत्पत्ति केंद्र है ये चीन है, जलवायु उष्णार्द्र है, तापमान 21 से 27 डिग्री, वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर, मृदा जो है लेटेराइट होती है। इसको जो बोने का समय हो अक्टूबर नवंबर, और पत्तियां चुनने का समय अप्रैल से अक्टूबर होता है। उत्तरी भारत में पत्तियां 3 से 4 बार चुनी जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, और दक्षिण भारत में 25 से 30 बार पत्तियां तोड़ी जाती हैं। और एक कुशल चयनकर्ता जो है प्रतिदिन 50 केजी जो है पत्तियां तोड़ सकता है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चाय की गुणवत्ता पत्तियों की आयु पर निर्भर करती हैं। सेकंड है सबसे उत्तम श्रेणी की चाय शीर्षस्थ कलिकाएं से प्राप्त होती हैं। तीसरा है चाय की सबसे छोटी पत्ती ऑरेंज पीको है। तो कूट की सहायता से आपको बताना कौन सा सही है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो चलिए फटाफट आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो चाय की जो गुणवत्ता होती है उसकी पत्ती की आयु पर निर्भर करती है, ये सही बात है। पत्ती की जो आयु होती है, जो नई नई पत्तियां निकलती हैं वो अच्छी क्वालिटी के चाय होते हैं। तो पत्ती की आयु ही होती है कि ज़्यादा दिन की अगर पत्तियां हो जाएंगी तो वो टाइट हो जाती हैं, फिर उसका यूज़ नहीं किया जाता है। और सबसे उत्तम श्रेणी की चाय शीर्षस्थ कलिकाएं होती हैं। शीर्षस्थ कलिकाएं जो होती हैं, जैसे पौधा ऐसे आप देखते हैं ना, इसके जो सबसे ऊपर वाली पत्तियां होती हैं वही शीर्ष, मतलब जो उसके शीर्ष पे होती हैं कलिकाएं, छोटे छोटी पत्तियां निकलती हैं एकदम ताज़ी ताज़ी वाली, वही शीर्षस्थ कलिकाएं कहलाती हैं। और चाय की जो सबसे छोटी पत्ती होती है उसको ऑरेंज पीको कहते हैं। चाय की सबसे छोटी पत्ती को ऑरेंज पीको कहते हैं। और दूसरी पत्ती जो होती है उसको पीको कहते हैं। और तीसरी जो पत्ती होती है उसको पीको सूचोंग कहते हैं। और चौथी जो पत्ती होती है उसको सूचोंग कहते हैं। और पांचवी पत्ती को कांगू चाय के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें तीनों जो है राइट हो जाएगा। पहला भी राइट, सेकंड भी राइट और थर्ड भी राइट है। तो आपका कूट फोर्थ जो है राइट हो जाएगा, 1, 2 व 3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य चाय उत्पादन करने में शीर्ष स्थान पर है। आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य है जो चाय उत्पादन करने में शीर्ष स्थान पर है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। तो चलिए फटाफट आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसका तो आपको आंसर पता ही होगा। तो असम जो है चाय उत्पादित करने वाला शीर्ष राज्य है। और सकल भारत का लगभग 50% चाय जो है यहीं असम से ही उत्पादित किया जाता है। 50% भाग असम से ही उत्पादित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया, थर्ड जो है राइट हो गया, असम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में काली चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। विश्व में काली चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चीन, भारत, केन्या, अर्जेंटीना। तो भारत जो है विश्व में काली चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और प्रथम उपभोक्ता देश है। उपभोक्ता मतलब जो यूज़ करता है उसमें ये भारत पहले स्थान पे है और उत्पादन करने में ये दूसरे स्थान पर है। तो काली चाय में तो भारत विश्व में काली चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और प्रथम उपभोक्ता देश है। यहाँ जो है विश्व का लगभग 20.91% उत्पादन होता है और विश्व व्यापार का लगभग 14% इससे व्यापार होता है। और कुछ समय में सम्मिश्रण और पुनर्निर्यातों के लिए कुछ मात्रा में चाय का आयात भी किया जाता है। और वर्तमान जो विदेशी व्यापार नीति के तहत 100% आयात शुल्क के साथ चाय का आयात करने की अनुमति दी गई है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो भारत है इसका दूसरा स्थान है, ये आपका राइट हो जाएगा। और देख लीजिए, अगर ये उपभोक्ता देश में प्रथम स्थान पे है लेकिन उत्पादक में ये सेकंड स्थान पे है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वाणिज्यिक दृष्टि से चाय को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। वाणिज्यिक दृष्टि से चाय को कितने वर्गों में बांटा गया है। पहला है काली अथवा किण्वित चाय, सेकंड है हरी अथवा अकिण्वित चाय, थर्ड है उलांग अथवा अर्ध किण्वित चाय, फोर्थ है ऊपर सभी। तो आपको बताना है कि वाणिज्यिक दृष्टि से जो चाय होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार में या कितने किस्मों में बांटा गया है। तो इसमें आपको 3 वर्गों में बांटा गया है, काली अथवा किण्वित चाय। काली आप चाय जानते हैं, काली चाय होती है जिसमें आपका फर्मेंटेशन किया हुआ होता है, वो चाय आपका किण्वित चाय कहलाता है। और सेकंड है हरी अथवा अकिण्वित चाय, जिसे ग्रीन टी भी हम बोलते हैं। अकिण्वित, इसमें जो फर्मेंटेशन की क्रिया नहीं होती है, ये आपकी हरी या अकिण्वित चाय है। उलांग जो होता है अर्ध किण्वित, जिनमें किण्वन की क्रिया कम मात्रा में होती है या ना के बराबर होती है, थोड़ा किण्वित भी होता है थोड़ा अकिण्वित भी होता है। ये आपका तीसरे में आ जाएगा, उलांग अथवा अर्ध किण्वित चाय। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो राइट होगा, उपर्युक्त सभी। वाणिज्यिक दृष्टि से जो चाय को निम्नलिखित किस्मों में बांटा गया है, काली, हरी और उलांग। और इन तीनों किस्मों में जो काली या किण्वित चाय जो है ये वाणिज्यिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपका ऑप्शन इसमें तो फोर्थ जो है राइट हो गया, उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं,
चाय का रंग व तीखा स्वाद निम्न में से किन की उपस्थिति के कारण होता है। आपको बताना है चाय का जो रंग होता है और उसमें जो तीखा स्वाद होता है वो निम्न में से किन की उपस्थिति के कारण होता है। टैनिन, कैफीन, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए फटाफट बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो चाय के जो है उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित कैफीन नामक एल्केलाइड के कारण होता है और कम मात्रा में कैफीन जो है मानसिक या पेशी उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त चाय में जो है 2.5% थीन पाया जाता है, 2.5% थीन पाया जाता है, 13 से 18% टैनिन पाया जाता है और वह बाष्पशील तेल पाए जाते हैं। और चाय का जो रंग होता है और इसका तीखा स्वाद जो होता है इसमें उपस्थित टैनिन के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। चाय का रंग व तीखा स्वाद जो होता है टैनिन के कारण होता है। इसमें जो है 2.5% थीन पाया जाता है और 13 से 18% इसमें टैनिन पाया जाता है और ये बाष्पशील तेल भी पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में उगाई जाने वाली चाय की उन्नत किस्में हैं। भारत में जो चाय उगाई जाती है उनमें से उन्नत किस्में में कौन सी शामिल है। दार्जिलिंग चाय, असम चाय, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। चलिए इसका आंसर फटाफट आप बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो भारतवर्ष में उगाई जाने वाली जो चाय है ये दो उन्नत किस्म की होती हैं, दार्जिलिंग चाय और असम चाय। दार्जिलिंग चाय जो होती है ये असम चाय की अपेक्षा अधिक सुगंधित व मृदु होती हैं और भारतवर्ष में जो चाय की किस्में होती हैं किस्में जो होती हैं वह प्रोसेसिंग के सुधार में लाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा राइट हो। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, एक व दो, दोनों, दार्जिलिंग चाय व असम चाय। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में कहवा कहाँ से लाया गया। अरब, बंगाल, कनाडा, यूएसए। आपको बताना है कि कहवा कहाँ से लाया गया। तो भारत में कहवा जो है 17वीं शताब्दी में मुस्लिम फकीर बाबा बदून द्वारा अरब से लाकर कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जनपद में बदून पहाड़ियों पर लगाया गया था। ये आपका 17वीं शताब्दी में आया था, मुस्लिम फकीर बाबा बदून द्वारा लाया गया था और अरब से लाके कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ी आप जानते हैं वहाँ चिकमंगलूर जनपद में इसको लगाया गया था। कहवा जो होता है ये अधिक धूप नहीं सहन कर पाता है, इस कारण इसके आसपास छायादार वृक्ष भी लगाए जाते हैं। और पाला जो होता है कहवा के लिए हानिकारक होता है, पाला जो है कहवा के लिए हानिकारक होता है और ये जो होता है भूमि ढालदार होती है ताकि जड़ों में पानी ना रुक सके। और 600 मीटर से लेकर 1600 मीटर की ऊंचाई पर कहवा का उत्पादन किया जाता है। और सबसे उच्च कोट का जो कहवा होता है वो अरेबिका होता है, लेकिन ये कीट और रोग से ज़्यादा ग्रसित होता है, इसी कारण इसका उत्पादन कम मात्रा में किया जाता है। और पूरे देश में रोबेस्टा प्रकार का जो कहवा है ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, अरब से। भारत में कहवा जो है अरब से लाया गया और कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में या जनपद में बाबा बुदन की पहाड़ी में लगाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ये देख लीजिए कहवा का बीज इस तरह से होता है, कहवा का पौधा भी ऐसे ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कितनी ऊंचाई पर कहवा का उत्पादन उत्तम माना जाता है। 400 मीटर, 600 मीटर, 600 मीटर और 1600 मीटर, 400 मीटर से 1200 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया, तो फटाफट बताइए, लेट मत कीजिए। तो भूमि या ढालदार, इसकी जो खेती है भूमि या ढालदार होनी चाहिए ताकि इसके जड़ों में पानी ना रुक सके। और पाला जो होता है कहवा के लिए हानिकारक होता है, कहवा जो है अधिक धूप नहीं सहन कर पाता है, इसके लिए इसी कारण इसके आसपास छायादार वृक्ष भी लगाते हैं। और इनका जो ऊंचाई होता है ये 600 मीटर से 1600 मीटर की ऊंचाई पर कहवा का उत्पादन उत्तम माना जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो राइट हो जाएगा, 600 मीटर से 1600 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कहवा सबसे उच्च कोटि का होता है। इनमें से कौन सा कहवा है जो सबसे उच्च कोटि का होता है। रोबेस्टा, अरेबिका, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आप इसका भी आंसर बता दीजिए, मैंने आपको डिटेल में इसका भी आंसर बता दिया है, तो फटाफट आंसर दीजिए कौन सा होगा आपका। तो सबसे उच्च कोटि का जो कहवा होता है वो अरेबिका होता है। अरेबिका जो होता है सबसे उच्च कोटि का होता है, लेकिन इसमें कीट तथा रोग से ज़्यादा ग्रसित होते हैं, इसीलिए इसका उत्पादन कम मात्रा में किया जाता है। और पूरे देश में रोबेस्टा प्रकार का जो कहवा होता है ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है, लगभग 52.0% क्षेत्र पर रोबेस्टा कहवा का उत्पादन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, अरेबिका जो है सबसे उच्च कोटि का कहवा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कहवा की खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। कहवा की खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए फटाफट बता दीजिए कहवा की खेती के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है। तो कहवा का जो उत्पत्ति केंद्र होता है ये ब्राज़ील होता है। और आपको पता है कि कहवा जो है अरब से लाकर कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जनपद के बाबा बुदन की पहाड़ी में लगाया गया था।
और इसके लिए जो जलवायु है उष्णार्ध है। इसका जो तापमान होता है 15 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके लिए लेटेराइट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए वर्षा जो है 150 से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया, 15 से 18 डिग्री सेल्सियस। कहवा की खेती के लिए 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का लगभग कितना परसेंट कहवा कर्नाटक राज्य उत्पादित करता है? देश का कितना प्रतिशत कहवा अकेले कर्नाटक राज्य उत्पादित करता है? 20%, 70%, 80%, 50%। तो देश का लगभग 70% कहवा जो होता है ये अकेले कर्नाटक राज्य ही उत्पादित करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। 70% जो है ये कर्नाटक अकेले उत्पादित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहवा के वृक्षों की आर्थिक आयु कितनी होती है? 30 से 35 वर्ष, 40 से 50 वर्ष, 60 से 70 वर्ष, 25 से 30 वर्ष। तो आपको बताना है कि कहवा जो होता है ये वृक्षों की आर्थिक आयु कितनी होती है, इससे इनकम हम कितने साल तक प्राप्त कर सकते हैं। तो देश में समस्त कहवा उत्पादन का लगभग 80% भाग जो है निर्यात किया जाता है। और कहवे के पौधे 3 से 4 वर्षों बाद फली प्रदान करते हैं, मतलब फल देना स्टार्ट कर देते हैं। और इन वृक्षों की जो आर्थिक आयु होती है वो 40 से 50 वर्षों की होती है। इनकी जो आयु होती है 40 से 50 वर्षों की होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? सेकंड जो है राइट हो जाएगा। और विश्व के कुल काफ़ी उत्पादन के 2.86% भाग का उत्पादन भारत करता है। और भारत विश्व काफ़ी उत्पादन में 8वां स्थान रखता है। भारत का जो काफ़ी उत्पादन में 8वां स्थान है। और काफ़ी उत्पादन जो होता है उसका भारत में 2.86% भाग पर भारत में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ये 2020 का आंकड़ा है जिसमें भारत जो है 8वें स्थान पर है काफ़ी उत्पादन में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से काफ़ी की प्रोसेसिंग विधि है? आपको बताना है काफ़ी की प्रोसेसिंग विधि कौन सी है। आर्द्र विधि, शुष्क विधि, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो आप जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो काफ़ी की जो प्रोसेसिंग विधि है ये आर्द्र या वेट कहते हैं और शुष्क या ड्राई कहते हैं। ये विधियों से किया जाता है। शुष्क विधि में क्या करते हैं कि काफ़ी के फलों को पहले धूप में सुखा लिया जाता है, उसके बाद सूखे फलों को कूट कर उनसे बीज अलग कर लेते हैं। ये आपका शुष्क विधि हो गया। आर्द्र विधि में क्या करते हैं? आर्द्र विधि में काफ़ी के जो फल होते हैं उसको पानी से भरे टैंक में भिगा देते हैं। फिर जो अपरिपक्व होते हैं, जो पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं, वो फल टैंक की सतह पे तैरने लगते हैं, उसको हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद जो परिपक्व फल होते हैं उसको एक विशेष मशीन द्वारा उसका गूदा और बीज को अलग कर लिया जाता है। फिर जो बीज प्राप्त होता है उसमें उसे पार्चमेंट काफ़ी कहते हैं, जो हमको बीज प्राप्त होता है। और जो इसकी सतह पे भी गूदे की एक पतली परत चिपकी रहती है। जो ये पार्चमेंट कॉफ़ी बीज जो हमको प्राप्त होता है उस पर गूदे की एक हल्की परत चिपकी रहती है। तो इसे हमको पुनः हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको फिर 12 से 14 घंटे हम इसको पानी के टैंक में फिर से किण्वित करने के लिए रख देते हैं। फिर ऐसा करने से जो गूदा होता है वो श्लेष्मिक परत दूर हो जाती है और साथ ही बीजों में एक विशेष स्वाद भी आ जाता है। और गूदे रहित जो बीजों को आकर्षक बनाने के लिए उसकी सतह पर पॉलिश भी की जाती है। फिर गूदे रहित जो बीज हो उसको मशीन में सुखाकर उसमें नमी की मात्रा घटा दी जाती है, नमी की मात्रा एकदम कम की जाती है। और अब जो बीज होते हैं वो आकार व माप के आधार पर काफ़ी का कोटि निर्धारण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आपका प्रोसेसिंग विधि आपको समझ में आ गई होगी कि ड्राई विधि क्या है, वेट विधि क्या है। ड्राई विधि में हम कॉफ़ी के फलों को धूप में सुखा लेते हैं, उसके बाद उसको कूट के उसके बीज से अलग कर लेते हैं। और आर्द्र विधि में हम उसको पानी से भरे टैंक में उसको डुबा देते हैं और फिर उसके बाद जो अपरिपक्व फल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, उसको हटा लेते हैं। फिर जो परिपक्व फल होते हैं उनके गूदा और बीज को एक मशीन में डाल के उसको अलग किया जाता है। तो बीज जो प्राप्त होता है उसको हम पार्चमेंट कॉफ़ी बोलते हैं। और लेकिन जो बीज प्राप्त होता है उस पर हल्की सी पतली परत जरूर रह जाती है गूदे की। फिर से उस गूदे की परत को हटाने के लिए हम पानी में 12 से 24 घंटे तक फिर से भिगा देते हैं। फिर उसकी जो श्लेष्मिक परत है वो निकल जाती है और बीज में एक अच्छा स्वाद आ जाता है। फिर उसको आकर्षक रंग देने के लिए उस पर पॉलिश कर देते हैं। तो आपको प्रोसेसिंग विधि समझ में आ गई होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। कॉफ़ी की प्रोसेसिंग विधि, कॉफ़ी के बीज कैसे हम प्राप्त करते हैं, कॉफ़ी कैसे प्राप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन से अवयव कॉफ़ी के बीजों में पाए जाते हैं? इनमें से कौन से अवयव हैं जो कॉफ़ी के बीज में पाए जाते हैं? कैफीन, कैफीटैनिन, अम्ल, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। चलिए तो इसका आंसर बताइए। कॉफ़ी के बीजों में कौन से अवयव पाए जाते हैं? तो कॉफ़ी के बीजों के 2 मुख्य अवयव होते हैं, कैफीन और कैफीटैनिक अम्ल होते हैं। और कॉफ़ियाँ जो होती है उसकी विभिन्न प्रजातियाँ होती हैं। कैफीन की मात्रा जो होती है उसमें 0.75 से 0.75 से 2.5% होता है।
2.5% तक काफ़ी होता है। काफ़ी जो होती है उसकी विभिन्न जातियाँ हैं जिसमें कैफ़ीन की जो मात्रा होती है 0.75 से 2.5% तक होता है। और काफ़ी के जो स्वाद का कड़वापन या उसमें उत्तेजित पदार्थ जो होता है एल्केलाइड के कारण होता है। और भुने हुए बीजों की जो अपेक्षा अप्रसंस्कृत जो बीज होते हैं उसमें कैफ़ीन की मात्रा अधिक होती है। बीजों को भून देने से उसमें कैफ़ीन की मात्रा कम हो जाती है। ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। कैफ़ी व कैफीटैनिक अम्ल इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कॉफ़ी में कैफ़ीन की मात्रा कितनी होती है? अभी मैंने आपको बता दिया कि कॉफ़ी में कैफ़ीन की मात्रा कितनी होती है। 0.75 से 2.5%, 0.25 से 3.75%, 0.60 से 5.5%, 2.6 से 5.2%। तो चलिए फटाफट इसका तो आंसर आप लोग बता दीजिए। मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि कॉफ़ी में कैफ़ीन की मात्रा कितनी होती है। तो कॉफ़ी के बीजों में दो मुख्य अवयव होते हैं, कैफ़ीन और कैफीटैनिक अम्ल होते हैं। और कॉफ़ी में जो है कैफ़ीन की जो मात्रा होती है 0.75 से 2.5% तक होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। 0.75 से 2.5% जो है कॉफ़ी में कैफ़ीन की मात्रा होती है। और कॉफ़ी का जो स्वाद का कड़वापन और उसमें उत्तेजित प्रभाव जो होता है इसी एल्केलाइट के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कॉफ़ी की गुणवत्ता इसको भूनने की विधि पर निर्भर करता है। और सेकंड है अधिक देर तक भूनी गई कॉफ़ी का स्वाद कड़वा और तीखा होता है। थर्ड है 1 व 2 दोनों। फोर्थ है ना तो 1 ना तो 2। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि भुने हुए जो बीज होते हैं उसकी अपेक्षा अपरिष्कृत बीज जो होते हैं वो कैफ़ीन की मात्रा अधिक होती है। अपरिष्कृत मतलब जो कच्चे बीज होते हैं उनमें कैफ़ीन की मात्रा अधिक होती है। और कॉफ़ी की जो गुणवत्ता होती है इसके भुनने की विधि और उसके समय पर निर्भर करती है। अधिक देर तक भुनी गई जो कॉफ़ी का स्वाद होता है वो कड़वा व तीखा हो जाता है। अधिक देर तक जो भुनी गई कॉफ़ी होता है वो भुनी गई कॉफ़ी का स्वाद कड़वा व तीखा हो जाता है। और कॉफ़ी की जो गुणवत्ता होती है उसके भुनने की विधि पर निर्भर करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। 1 व 2 दोनों। और जबकि जो ठीक तरह से ना भुनी गई कॉफ़ी होती है उसमें कैफ़ीन की पूरी मात्रा प्राप्त नहीं हो पाती है। और विश्व के अनेक भागों में कॉफ़ी को लोग चिकोरी के साथ मिलाकर पीते हैं। चिकोरी जो होता है ये स्ट्रेसी कुल के सिकोरियम इंटिवस की जड़ों को पीस कर तैयार किया गया पाउडर होता है। इसके अतिरिक्त कुछ भागों में चिकोरी के स्थान पर माल्टेड गेहूँ और अथवा जौ का पाउडर भी मिलाया जाता है। औषधियों में कॉफ़ी का जो प्रयोग होता है ये उत्तेजक और मूत्रल के रूप में किया जाता है। इसमें कैफियोटॉक्सिन नामक वाष्पशील विषैला पदार्थ पाया जाता है। और कॉफ़ी के अत्यधिक प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव इसी के कारण होते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट है। 1 व 2 दोनों। और कॉफ़ी का जो उत्पादन करने वाला जो शीर्ष राष्ट्र है वो 2020 के आंकड़े के स्थान पर पहले स्थान पर ब्राज़ील है, सेकंड पे वियतनाम है, थर्ड पे कोलंबिया है, फोर्थ पे इंडोनेशिया है, फिफ्थ पे आपका इथोपिया है और 8वें नंबर पे आपका भारत है। और कहवा उत्पादक जो शीर्ष राज्य जो है, पहला राज्य जो है कर्नाटक है, सेकंड है केरल है, थर्ड है तमिलनाडु, फोर्थ है आंध्र प्रदेश। ये आंकड़ा 2020 और 21 का है। तो इस प्रकार फ्रेंड आज का सेशन आप लोग को समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे। और सभी किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपके डाउट को क्लियर जरूर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।